हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में मैं CS मयंक अग्रवाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कॉन्सेप्ट्स थ्रू MCQ सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे MCQs के माध्यम से। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस सेशन में हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों के लिए टोटल 20 क्वेश्चंस निकाले हैं यूनिट नंबर 1 के। इसमें हम बेसिकली मॉड्यूल के उन छोटे छोटे लाइंस से MCQs बनाएंगे जहां पे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, जिसे बच्चे इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से आज के सेशन में मैं आपको हर एक MCQ के बाद पेज नंबर भी बताऊंगा कि ये MCQs कौन से पेज नंबर पे दिए हुए हैं, कौन से टॉपिक पे दिए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस सीरीज में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये चैलेंज आप लोगों के लिए होगा कि आपको बताना है कि जो MCQ है वो कौन से पेज नंबर से आया है। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में टोटल 15 क्वेश्चंस में बताएंगे कि पेज नंबर कौन से पेज नंबर से कौन सा MCQ बना है। आखिरी के 5 क्वेश्चंस को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि कौन से क्वेश्चन किस पेज नंबर से बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, द पर्पस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस, टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेस इक्विटेबली, टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट, और नन ऑफ द अबव। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना होता है या सरप्लस क्रिएट करना होता है, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसीलिए इन चारों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। अब मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो मॉड्यूल के कौन से पेज नंबर से ये क्वेश्चन आया है बेटा, तो यहां पे देखिएगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन में हमने टॉपिक नंबर 1.00 से ये बनाया है, दैट इज द पर्पस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू क्रिएट द सरप्लस और प्रॉफिट। जैसा कि हमने पिछले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है कि इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से ही लाइन पिक करती है और उसको MCQs के माध्यम से दे देती है। तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगे बेटा, उसी से मैंने MCQs बनाए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली, क्या बोला है बेटा, मोस्ट एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट्स द यूजफुलनेस ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन। मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन हमें किस चीज में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, किस चीज में सबसे ज्यादा यूजफुल है। तो ऑप्शंस आर एनालाइजिंग द रैशनैलिटी एंड ऑप्टिमैलिटी ऑफ द गिवन चॉइस, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, मेक द पॉलिसी फॉर द नेशंस वेलफेयर एंड हेल्प्स इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर MCQ, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला है कि Which of the following most appropriately reflects the usefulness of the economics as a discipline? अगर आप चारों ऑप्शन को देखोगे तो यहां पे ऑप्शन नंबर B, C और D किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन, किसी स्पेसिफिक पार्ट की बात करता है इकोनॉमिक्स का, किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन की बात करता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इट टॉक्स अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इफ वी टॉक अबाउट मेकिंग द पॉलिसीज फॉर द नेशंस वेलफेयर, इट टॉक्स अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। इफ इट हेल्प्स इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन, देन इट इज टॉकिंग अबाउट द बिजनेस इकोनॉमिक्स। बट यहां पे क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन किस चीज में सबसे ज्यादा मदद करता है, तो यहां पे करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज एनालाइजिंग द rationality and optimality of the given choice. Why? Because we are studying economics, because we are facing the problem of unlimited wants and relative scarcity of the resources. So correct answer will be analyzing the rationality and optimality of the given choice, कि हमें जितने भी choices दिए हुए हैं उसमें से मैक्सिमम आउटपुट कहां से मिल रहा है, बाय यूटिलाइजिंग द मिनिमम रिसोर्सेस। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। क्लियर है बेटा सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स ensure that all the problems will be appropriately tackled, enable to examine a problem in its right perspective, helps in discovering a suitable measure to deal with the problem, both B and C। तो देखिए इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स को पढ़ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एकदम एक्यूरेटली टैकल कर लोगे। अगर ऐसा होता तो सारी इकोनॉमी परफेक्टली ऑपरेट कर रही होती,
ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स को पढ़ के हम सारी प्रॉब्लम्स को एकदम एक्यूरेटली एप्रोप्रिएटली टैकल कर सकते हैं। हालांकि जो बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता है उसको यह समझ में आ जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से उसके सही पर्सपेक्टिव में एग्जामिन करना है। जैसे आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें डिमांड एनालिसिस पढ़ोगे, कॉस्ट एनालिसिस पढ़ोगे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस पढ़ोगे, मार्केट के बारे में चीज़ों को पढ़ोगे, तो आपको समझ आएगा कि ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई है बिजनेस में, उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा एनालिसिस को अप्लाई करके हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दूसरा है हेल्प्स इन डिस्कवरिंग अ सुटेबल मेजर टू डील विद द प्रॉब्लम। एक बार अगर आपको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम की वजह ये है, तो फिर आप उससे रिलेटेड सुटेबल मेजर्स अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप इकोनॉमी में अगर देखेंगे तो अगर किसी कंट्री में लगातार क्या हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, है ना, मतलब महंगाई आ रही है, तो महंगाई बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें कि हम बेसिकली क्या बात करते हैं कि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पे इकोनॉमी में धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लग जाती है। कॉस्ट पुल, डिमांड पुश, ये जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि किस वजह से आया है। क्या कॉस्ट बढ़ने की वजह से महंगाई आ रही है, क्या डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई आ रही है। ये दोनों चीजों को हम कैसे समझेंगे, इकोनॉमिक्स को स्टडी करके समझेंगे। ओके, अगला है हु बैक्ड द बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द बिजनेस पॉलिसी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, पेज नंबर 1.7 से दिया हुआ है। इसका आंसर है जॉन डिन। एक बार देख लेते हैं जो पेज नंबर मैंने आपको बताया, पेज नंबर 1.2, 1.0.0, यहां पे आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स इज अ डिसिप्लिन विच इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द रैशनैलिटी एंड ऑप्टिमैलिटी ऑफ द गिवन चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट है appropriately reflects the usefulness of the economy। ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, पेज नंबर 1.4। लास्ट लाइन देखिएगा, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट एंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी appropriately tackled, but without a doubt it would enable a student to examine a problem in its right perspective and would help him in discovering the suitable measures to deal with the same। I hope यहां तक क्लियर है बेटा आप लोगों को कि कहां से एमसीक्यूज बन रहे हैं और किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करना है, अप्रोच करना है। अगला है हु डिफाइंड द बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, जॉन डिन। यहां पे मैंने आपको पेज नंबर दे दिया, टॉपिक का नाम दे दिया, आप अपना मॉड्यूल ओपन करके रेफर करते जाइएगा। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। Business economics is a component of applied economics. Applied economics is a concept of business economics. Economics is a component of business economics. तो देखिए, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ब्रॉडर डिसिप्लिन है, उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। लेकिन अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि जो आप इकोनॉमिक थियरीज, प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, उसे किस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इकोनॉमिक थियरीज और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके बिजनेस के डिसीजंस लेते हो तो उसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो कैन वी से that business economics is a component of applied economics। applied economics is broader, उसके अंतर्गत managerial economics भी आएगा, business economics भी आएगा। तो यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि applied economics जो है वो एक broader concept है, business economics उसका एक छोटा सा component है। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है। नीचे दिए हुए स्टेटमेंट क्या कहते हैं, क्या applied economics is a component of business economics? No, applied economics is a broader concept, hence it cannot be a component of the business economics। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। थर्ड स्टेटमेंट क्या, इकोनॉमिक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? नहीं, इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर डिसिप्लिन है जिसके अंतर्गत ये आता है, तो ये भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। आई होप यहां तक क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विद द मैक्रो इकोनॉमिक थियरी? मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ध्यान से समझिएगा।
आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब ये बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। इसको कॉन्सेप्चुअली अगर हम समझें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे नेशन की बात करते हैं, पूरे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें बच्चों को लगता है कि इसका आंसर जो होगा वो सी होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी से डील नहीं करता है। अब क्या होता है बेटा, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में एक बेसिक डिफरेंस होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट डिमांड वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। फॉर एग्जांपल हमें जानना है कि देश में माउस की डिमांड कितनी है। तो मान लीजिए मेरे घर में 5 लैपटॉप है तो मुझे 5 माउस की आवश्यकता है, तो मेरी इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गई, माउस की 5 हो गई। ऐसे ही पूरे देश में सपोज माउस की डिमांड है 1 लाख यूनिट्स, तो हम इसे कहेंगे मार्केट डिमांड। लेकिन इसी के साथ अगर मैं माउस, प्रिंटर, लैपटॉप, कैमरा, चेयर, टेबल, फैन, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, सारे ऑटोमोबाइल के गुड्स, इन सबको अगर ऐड कर दूं और इन सब की डिमांड अगर मैं पूछूं तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। तो वी कैन से दैट मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। तो एग्रीगेट डिमांड एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात कर रहा है, एक मैक्रो इकोनॉमिक थियरी पे बात कर रहा है। सो यहां पे मार्केट डिमांड विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मार्केट डिमांड डज नॉट डील विद द मैक्रो इकोनॉमिक थियरी। उसके बाद बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बेटा। अब जो बच्चे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं कि भाई हम सिर्फ सब हेडिंग्स पढ़ लेंगे, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 को समझना। क्योंकि अगर कोई बच्चा सिर्फ ऊपर ऊपर से हेडिंग पढ़ के चले जा रहा है तो उसका आंसर बी होगा, लेकिन अगर वो अच्छे से इन डेप्थ पढ़ रहा है तो उसका आंसर सी होगा। एप्रोप्रिएट आंसर सी होना चाहिए। क्या है इसका मतलब, समझना। क्वेश्चन में बोला गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नॉर्मेटिव है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव थियरी कहता क्या है। जब हम किसी फैक्ट की बात करते हैं कि ये होता है तो हम पॉजिटिव की बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को सजेस्टिव या वैल्यू जजमेंट की बात करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। अब ये जो प्रॉब्लम है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकती है। तो जनरली, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना बेटा, जनरली बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, बट इट ऑल्सो कंबाइंस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पॉजिटिव थियरी एज वेल। आइए देखते हैं इसका मॉड्यूल से रेफरेंस और किस तरीके से बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं। ध्यान से समझना। यहां पे अगर आप देखेंगे तो जो टॉपिक है आपका नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अगर हम नीचे जाए तो यहां पे लिखा है नॉर्मेटिव इन नेचर। अब देखिए, बच्चा अगर सिर्फ इतना पढ़ के चले जा रहा है ना सब हेडिंग, तो वो सीधा टिक करके आएगा क्या, नॉर्मेटिव। लेकिन आगे क्या लिखा है, economic theory has developed along the two lines, positive economic theory and normative economic theory. Positive economic theory बात करता है cause and effect की, कि ये कारण है उसका ये इफेक्ट है, या ये इफेक्ट है उसका ये कारण है। जैसे कि डिमांड, जैसे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ना इज द कॉज, डिमांड घटना इज द इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब यहां पे वैल्यू जजमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, यहां पे क्या होना चाहिए इसके लिए कोई जगह नहीं है पॉजिटिव में। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या कहता है, नॉर्मेटिव जो है वो बेसिकली बात करता है कि वैल्यू जजमेंट की, ऐसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द पॉसिबल कॉम्बिनेशन एटसेट्रा। अब बिजनेस इकोनॉमिक, नीचे देखिए क्या लाइन लिखा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर विच सजेस्ट दैट हाउ द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड विद रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग,
एंड फ्यूचर प्लानिंग की अगर मान लीजिए किसी बिजनेस को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कोई डिसीजंस लेने हैं, इकोनॉमिक थियरी की प्रिंसिपल्स को कैसे वो अप्लाई करे जिससे कि वो उस बिजनेस डिसीजंस तक पहुंचे, वो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मेटिव होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस इकोनॉमिक थियरी को ऐसे अप्लाई करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं इसे दूसरे तरीके से अप्लाई करना चाहिए या ये अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो जहां पे भी वर्ड आ जाता है चाहिए, वो बात करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। हाउएवर, if the firms are to establish valid decision rules, they must thoroughly understand their environment also. अगर कोई फर्म को बिजनेस डिसीजंस लेना तो उसको पूरे इन्वायरमेंट की, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। यहां पे आपको पॉजिटिव या डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक थियरी का भी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए दस आगे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंबाइंस द एसेंशियल्स ऑफ नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक थियरी, द एम्फेसिस बीइंग मोर ऑन द फॉर्मर रेदर देन लेटर। मतलब भले ही यहां पे बोला गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर बट इट ऑल्सो कंबाइंस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक थियरी, दोनों को ही कंबाइन करके बिजनेस इकोनॉमिक्स की चीजों को हम समझ सकते हैं। हालांकि ज्यादा इंफेसिस किस पे बोला है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी पे। तो अगर क्वेश्चन जनरल है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या, तो दोनों टिक करके आएंगे, बोथ ए एंड बी। स्पेसिफिकली अगर पूछा है बिजनेस इकोनॉमिक्स ले मोर स्ट्रेस ऑन पॉजिटिव नॉर्मेटिव बोथ ए एंड बी नन, तो वहां पे फिर आप नॉर्मेटिव करके आएंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस है बेटा, जिसमें मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप मॉड्यूल अच्छे से पढ़िएगा, ऊपर ऊपर से मत पढ़िएगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कम होते हैं एग्जाम में, लेकिन ICAI जो है वो दे सकता है। अच्छा, एक और चीज इसमें बात आती है कि कभी कभी होता क्या है कि जैसा हम आंसर सोचते हैं, ICAI उसका सजेस्टेड आंसर में उल्टा दे देता है या कुछ अलग दे देता है। ये हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ कि मॉड्यूल की आंसर लॉजिकली कुछ और होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट जो है वो सजेस्टेड आंसर में अलग देता है। यहाँ पे बात आ जाती है ओपिनियन की, कि उनका ओपिनियन अलग है, हमारा ओपिनियन अलग, तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ सकते हैं। हालांकि फॉर द सेफर साइड आई ऑलवेज फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। वंस यू रीड द मॉड्यूल, अंडरस्टैंड इट कॉन्सेप्चुअली, यू विल बी एबल टू सॉल्व द करेक्ट आंसर, द क्वेश्चंस करेक्टली। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के कैरेक्टर की बात की जाए तो क्या वो माइक्रो इकोनॉमिक है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक है, क्या ये दोनों है या नन है। अब जैसे ऊपर बोथ ए एंड बी था, तो यहाँ पे जनरली बच्चे इसको भी बोथ करके आते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया, भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स का कैरेक्टर क्या है। मुझे एक बात बताइए, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक थियरीज एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए। तो यहां पे जब हम इंडिविजुअल एंटरप्राइज की बात करें, इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करें, तो यहां पे ये माइक्रो इकोनॉमिक के दायरे में आता है। तो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स, करेक्ट आंसर विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी व्हाट बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पे आपके मन में क्वेश्चन आ सकते हैं, सर अगर ऐसा है तो पेज नंबर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड लार्जली ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। A business manager is usually concerned about the achievement of the predetermined objective of his organization so as to ensure the long-term survival and profitable। जैसे कि मैंने बताया इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। आगे दिया हुआ इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी। अब यहाँ पे समझना कि भाई कोई भी बिजनेस यूनिट जो है वो वैक्यूम में तो ऑपरेट नहीं करता, आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं करता है, उससे अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की भी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर जैसा आपने पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, उसी एक्सप्लेनेशन को तो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं बोथ ए एंड बी। तो बेटा इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि देखिए एक बिजनेस मैनेजर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की स्टडी तो करता है, वो स्टडी तो करता है कि भाई गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है, उसका टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है देश में,
पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, तो वो पूरा पेस्टल एनालिसिस करता है, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। लेकिन जब वो उसे अप्लाई करने की बात करता है तो वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, और जहां पे भी एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंतर्गत की हम बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, बिकॉज इट is a mainly or it is largely microeconomics based concept. However, it also incorporate the element of macro analysis, मतलब वो मैक्रो एनालिसिस करता है, मैक्रो इकोनॉमिक की थ्योरी को वो क्या करता है, यूज करता है, बट कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। आई होप यहां तक क्लियर है बेटा सब लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहां पे आपको अब यहां पे फिर से कैसे मॉड्यूल से माइन्यूट चीज़ों को लेके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया माइक्रो इकोनॉमिक थियरी इज अप्लाइड टू एक्सटर्नल इश्यूज। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक थियरी इज अप्लाइड टू इंटरनल इश्यूज। माइक्रो इकोनॉमिक थियरी इज अप्लाइड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज, और माइक्रो इकोनॉमिक थियरी इज अप्लाइड टू ऑपरेशनल इश्यूज। अब ध्यान से समझिएगा, आपके मॉड्यूल में स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना, दो टाइप के इश्यूज होते हैं, एक होता है इन्वायरमेंटल, एक होता है इंटरनल। इंटरनल इश्यूज को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ऑपरेशनल। क्या कहते हैं, इंटरनल इश्यूज को ही हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल इश्यूज कहते हैं। और एक्सटर्नल इश्यूज को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल। एक्सटर्नल इश्यूज को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल। अब ये दोनों शब्द जो है एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल एंड इंटरनल और ऑपरेशनल, ये सारे ऑप्शंस में दे दिए, तो बच्चा अगर नहीं पढ़ के गया तो उसे समझ में नहीं आता है कि इतने सारे टर्म्स का क्या मतलब है। अब इसको समझना कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, ये सॉल्व करता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस की प्रॉब्लम को। यहाँ पे इंटरनली डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक। अगर वो माइक्रो इकोनॉमिक इंटरनली डील कर रहा है मतलब वो ऑपरेशनली डील कर रहा है ना, तो क्या हम कह सकते हैं दैट माइक्रो इकोनॉमिक थियरी इज अप्लाइड टू ऑपरेशनल इश्यूज। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ या नहीं, कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है, हमारे बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए जो थियरी बनाए गए हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक थियरी के अंतर्गत आते हैं। चूंकि वो इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करते हैं तो यहां पे ऑपरेशनल इश्यूज, इंटरनल इश्यूज एक ही, करेक्ट आंसर विल बी डी। बाकी के स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। क्या माइक्रो इकोनॉमिक एक्सटर्नल इश्यूज को अप्लाई करता है, नहीं। क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंटरनल इश्यूज को अप्लाई करता है, नहीं। क्या माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इश्यूज को अप्लाई करता है, नहीं। करेक्ट आंसर विल बी डी। आई होप यहां तक क्लियर है बेटा। इस प्रकार के भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं आपको मॉड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी डेवलप करनी है साथ ही साथ, ठीक है। आई होप यहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहां से स्टेटमेंट है माइक्रो इकोनॉमी इज अप्लाइड टू इंटरनल और ऑपरेशनल इश्यूज वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक इज अप्लाइड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज। मैक्रो इकोनॉमिक अप्लाइड टू एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज इज डेल्ट बाय इकोनॉमिक थ्योरी। सेम टॉपिक से फिर आगे डिटेल में क्वेश्चंस पूछे गए कि भाई कौन से इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे डिमांड फोरकास्टिंग इज डेल्ट बाय माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। एक पर्टिकुलर बिजनेस को अपने प्रोडक्ट की डिमांड फोरकास्ट करनी है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी हो सकती है, तो डिमांड फोरकास्टिंग के अलग अलग टेक्निक्स हैं। आप दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे हायर क्लास में, सीए इंटर वगैरह में। तो डिमांड फोरकास्टिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन हमको इस चैप्टर में दिया है। डिमांड फोरकास्टिंग इज डेल्ट बाय माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी, एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को अपने इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करना है ताकि वो ओवर स्टॉक और अंडर स्टॉक के प्रॉब्लम फेस ना करे, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, मैंने आप लोगों को बताया था कि चार फेजेस होते हैं, ठीक है। बूम, रिसेशन,
डिप्रेशन एंड रिकवरी। ये जो 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल का, ये किसी एक पर्टिकुलर फर्म के लिए नहीं होता है, ये पूरे मार्केट में, पूरे इकोनॉमी में, है ना, पूरे इकोनॉमी के लिए होता है कि भाई किसी पर्टिकुलर कंट्री में किस तरीके का बिजनेस साइकिल है। तो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, दीज ऑल फेजेस इज बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक, एंड on the basis of the business cycle the businessman takes the decision which is dealt by microeconomy। तो यहाँ पे stages of business cycle जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक थियरी है। इसका डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेट टू व्हाट, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, बहुत छोटे छोटे। देखिए मैं आपको इस से क्या बताना चाह रहा हूँ, इससे सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके मॉड्यूल से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा मेहनत करना चाहें तो आप इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं कि भाई देखिए इसमें से कोई भी 4 ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर लो, उसमें से 3 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लो और एक ऑप्शन माइक्रो इकोनॉमिक का डाल दो और बोलो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेल्ट बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक क्वेश्चन ये बन गया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो एमसीक्यूज के। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बच्चा क्लास 11th में पढ़ के आता है देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब मॉड्यूल को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे चौथा प्रॉब्लम भी दिया है, दैट इज व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ एक और बात कही गई है, दैट व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे समझना कि जब एक सोसाइटी अपना डिसीजन ले रहा होता है कि हमें किस प्रकार के गुड्स अप्लाई करने, प्रोड्यूस करने, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे एक ही प्रकार के गुड्स को प्रोड्यूस कर ले, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूस कर ले, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस ना करे, या सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही प्रोड्यूस कर ले, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस ना करे। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट डिसीजन लेना होता है कि भाई हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है। तो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। सिमिलरली यहाँ पे ये जो डिसीजन है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट कितना है। सो अ सोसाइटी विल नेवर put all its resources in the production of a particular type of goods। ठीक है, यही हमने बचपन में पीपीसी में पढ़ा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि 2 गुड्स का मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है एक गिवन रिसोर्सेज को यूज करके। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जैसे पीपीसी हमने पढ़ा, कैसे उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं पीपीसी के, ये सब कुछ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इस की डिमांड करें मुझसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्टे ऑफ द कैपिटलिज्म। फिर से माइन्यूट मतलब छोटे से लाइन से मैंने ये एमसीक्यू बनाया है। कैपिटलिज्म के फीचर्स में आपको प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों दिया होता है, ध्यान से समझिएगा। बच्चे बोथ एंड भी करेक्ट टिक करके आते हैं, लेकिन छोटी सी बात है, ध्यान से समझिएगा। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका मेन फीचर होता है यहाँ पे कि जो प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उनका ओनरशिप होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। अब इस सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है प्रॉफिट मोटिव। कि सोचिए, अगर किसी बिजनेसमैन के पास प्रॉफिट मोटिव ही ना हो तो वो ओनरशिप रख के करेगा क्या। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कैपिटलिज्म का जो मेन फीचर है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। द मेन स्टे ऑफ द कैपिटलिज्म इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट टू मेंटेन द सिस्टम वी नीड अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव। इसीलिए यहां पे करेक्ट आंसर विल बी व्हाट बेटा, प्राइवेट प्रॉपर्टी। बहुत सारे बच्चे इसमें बोथ एंड भी करके आएंगे, लेकिन क्यों नहीं करना है ये आपको मैंने लॉजिक भी दे दिया, प्लस मैं आपको बता देता हूं मॉड्यूल में कहां पे ये लाइन दी हुई है। ठीक है,
देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेन स्टे ऑफ द कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। मतलब यहां पे तो जो पूरा सिस्टम है इसका ड्राइविंग फोर्स तो प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन इसका बेस क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी देयर इज अ मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। मतलब कहाँ पे प्राइस का कोई रोल नहीं होता, प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं होता। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, प्राइस कैसे तय होता है बेटा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो प्राइस डिटरमाइन करेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो हमको पता है कि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार ने जो कीमत तय कर दी वही कीमत होगी किसी भी गुड्स की। यहाँ पे पर्टिकुलर बिजनेसमैन के लिए कोई जगह मतलब बिजनेसमैन का यहाँ पे कोई डिसीजन मायने नहीं रखता है। सो इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी देयर इज अ मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, करेक्ट आंसर विल बी सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज प्योरली सोशलिस्ट। प्योरली, अब बच्चा क्या होता है ना, एक्साइटेड हो जाता है कि भाई हमने तो पढ़ा था कि चाइना, रशिया है ना, नॉर्थ कोरिया, ये सब सोशलिज्म सोशलिस्ट कंट्री है। तो देखिए बेटा, आज की डेट में कोई भी कंट्री प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं है, प्योरली सोशलिस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक ये सारे एमसीक्यूज कौन से टॉपिक से लिए गए हैं, कौन से पेज नंबर में दिए, ये ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको ये मिल जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेज नंबर और टॉपिक नंबर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। तो देखिए, पहला है अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थियरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। बिल्कुल, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ काइंड ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो कि बेसिकली सिर्फ थियरी नहीं बताता है, वो बताता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक थियरीज को आप अप्लाई करके मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट के डिसीजंस ले सकते हैं। तो दैट इज अप्लाइड इकोनॉमिक दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थियरी एंड द बिजनेस प्रैक्टिस। तो इट इज़ नॉट अ प्योरली थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट, इट डज नॉट ट्रेन द बिजनेसमैन टू कोप अप विद द बिजनेस साइकिल, है ना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वो ट्रेन करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है, ना तो वो कोई ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिससे आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर समझ सकते हैं। ये बेसिकली एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जो कि इकोनॉमिक थियरी और बिजनेस प्रैक्टिस के बीच के गैप को कम करता है। करेक्ट आंसर विल बी ए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु गेव द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। अब ये तो 11th क्लास का है, इसका आंसर तो आप खुद ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कौन किसने वेलफेयर डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बेटा, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। देखिए, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का मतलब होता है वो प्राइस जो सरकार तय करती है। बहुत सारे ऐसे एसेंशियल गुड्स होते हैं जिसको हम मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर उसे मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाए और बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के मकसद से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर देता है, तो इससे जो नीडी पीपल हैं या जो गरीब लोग हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जैसे कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसका प्राइस सरकार तय करती है, इसीलिए हम इसे एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। ठीक है, तो प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स लीड टू हायर प्रोडक्शन इन द फ्यूचर। इनमें से कौन से टाइप का जो गुड्स है उससे हम फ्यूचर में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, हायर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स बिल्कुल नहीं, एग्रीकल्चर गुड्स नहीं, इंटेंजिबल गुड्स नहीं, कैपिटल गुड्स इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज कैपिटल गुड्स में मशीनरी, इक्विपमेंट्स ये सारी आती है। जितना ज़्यादा मशीनरी होगा उतना ज़्यादा हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने की या फर्दर कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन लेबर इंटेंसिव मेथड इज यूज। बताइए कि देखिए, दो टाइप के मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन के, लेबर इंटेंसिव मेथड एंड कैपिटल इंटेंसिव मेथड।
कैपिटल इंटेंसिव मेथड में हम ज़्यादा मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, कम लेबर का इस्तेमाल करते हैं। लेबर इंटेंसिव मेथड में हम ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल करते हैं और कम कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, कम मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे समझना कि भाई जिस भी इकोनॉमी में ज़्यादा लेबर होंगे, मतलब लेबर सरप्लस होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करेंगे। मशीनरी कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मशीनरी ना हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, लेबर सरप्लस इकोनॉमी वेयर मशीनरी इज रिलेटिवली लेस, रिलेटिवली लेस, मतलब यहाँ पे लेबर ज़्यादा होंगे लेकिन मशीनरी भी होगी, भले ही कम मात्रा में होगी लेकिन होगी। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है। पहला है फेयर प्राइस इज एक्सपेक्टेड बाय अ कंज्यूमर, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द डिमांड, नन ऑफ द अबव। जनरली बच्चे करके आते हैं नन ऑफ द अबव, क्यों? क्योंकि उनको आदत होती है कि भाई नॉर्मेटिव पूछा है, मतलब ये कि हमको सिर्फ एक ही वर्ड पे फोकस करना है, शुड या ऑट टू बी। अगर ये दोनों में से कोई एक वर्ड दिख गया तब वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट होगा, नहीं दिया है तो वो नहीं होगा। लेकिन ये गलती मत करना बेटा, यहाँ पे आपको जो बहुत सारे बच्चे नन ऑफ द अबव में करके आएंगे, क्यों? क्योंकि कहीं पर भी शुड नहीं लिखा है, हर जगह क्या लिखा है, इज या फैक्ट दिया हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा विद द डिक्रीज इन द डिमांड। अब यहाँ पे समझना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट बात करता है वैल्यू जजमेंट की। अब ए ऑप्शन में दिया फेयर प्राइस इज एक्सपेक्टेड बाय द कंज्यूमर। भाई फेयर प्राइस कोई फैक्ट थोड़ी ना होता है। आपके लिए जो फेयर प्राइस है एज अ कंज्यूमर, एज अ बिजनेसमैन उसके लिए फेयर प्राइस ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं, जैसे एप्पल आईफोन है, आपको लगता है यार फेयर प्राइस तो 20,000 होना चाहिए, लेकिन ऐसा सीईओ ऑफ एप्पल को नहीं लगता है ना, उसको लगता है कि नहीं हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगे, इसका फ़ोन जो है 70,000 का होना चाहिए। तो भाई उसके हिसाब से फेयर प्राइस 70,000 है, आपके हिसाब से फेयर प्राइस 20,000 है, क्या होना चाहिए प्राइस? ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। दिस इज हाउ यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन एग्जाम so that you get each and every MCQ correctly। अब सोचिए बेटा, इकोनॉमिक्स को अगर आप इस तरीके से बहुत डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में 95 हासिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या इवन 95 से ज़्यादा। कुछ बच्चे जो मैंने CA फाउंडेशन में पढ़ा है उनका 100 आउट ऑफ 100 भी आया है। कैसे आया? 95 आउट ऑफ 100 आया है। कैसे आया? कि भाई अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, मॉड्यूल को ही इन डेप्थ पढ़ते हैं, आपका 100 आउट ऑफ 100 MCQ में लाना बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ले आते हैं या मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स गेन कर लेते हैं, तो इससे दूसरे सब्जेक्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट में सिर्फ 40 लाने की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीक है, उसको बस 40 लाना है, 40 नंबर ले आया पास हो जाएगा। किसी का अकाउंटेंसी वीक है, उसको 40 नंबर लाना है, पास हो जाएगा। एक ही सब्जेक्ट में अगर आपका 100 आ जाता है या 90 आ जाता है तो पूरा जो प्रेशर है दूसरे सब्जेक्ट्स का वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ये सुनो, तो बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बिजनेस लॉ को भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में केस स्टडीज़ के माध्यम से बताऊंगा। आप लोगों को किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, आपको किस प्रकार की हेल्प मुझसे चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, उतना ज़्यादा वीडियोस आएंगे। सपोर्ट का मेरा मतलब ये है कि आप एटलीस्ट अपनी डिमांड रखिए कि आपको किस प्रकार के कॉन्सेप्ट चाहिए, किस प्रकार की वीडियोस चाहिए, उससे रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहेंगे। अगला सेशन जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2, दैट इज बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के ज़्यादातर क्वेश्चंस किए हैं, दैट इज यूनिट नंबर 1 के ज़्यादातर क्वेश्चंस किए हैं, है ना। चैप्टर 1 में 2 यूनिट है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन और यूनिट 2 बेसिक
प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, इस PDF को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। और भी ऐसे क्वेश्चंस के PDF मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। मुझसे जुड़े रहिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स CA फाउंडेशन के हैं या फिर किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम के हैं जिसका सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उनको ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक भी कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट से काफ़ी ज़्यादा फीडबैक मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अपनी डिमांड भी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।